हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं मानविक एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे विवेक सर आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये लेक्चर 2 है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसको जनरली हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर के नाम से जानते हैं। तो ठीक है बेटा, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं गेलुसाइक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। देखो ये लॉ क्या बोलता है, समझना ज़रा ध्यान से, है ना। ये लॉ देखो ये कहता है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं, कि देखो जब भी कोई रिएक्शन ऐसी हो जिसमें रिएक्टेंट भी गैस हो और जो प्रोडक्ट बने वो भी गैस हो, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपस में जो रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर में रेशियो होता है। कैसा रेशियो होता है? सिंपल होल नंबर में रेशियो होता है। अब इसको देख लेते हैं। व्हेन गैसेस रिएक्ट, देखो गैसेस लिखा है तो ये बात आप समझो। व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स which bear a simple ratio to one another and to the volume of a gaseous product, provided that all the volumes are measured at same temperature and pressure। बस एक चीज ध्यान रखना, कैसा करते समय टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहना चाहिए। एक एग्जाम्पल समझते बेटा इसका, ठीक है। जैसे बात करो, हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो ये मिल के आपका क्या बनेगा? 2HCl बनेगा गैस। ये जो शुरू में मोल्स लिखे होते हैं ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जो मोल्स लिखे होते हैं, ये मोल्स जो होते हैं ना, जैसे ये 1 मोल है, ये 1 मोल है और ये 2 मोल है, तो ये जितना मोल का रेशियो होता है उतना ही आपका वॉल्यूम का भी रेशियो होता है बेटा। और ये चीज़ आप मोल कॉन्सेप्ट जब एक बार पढ़ लोगे ना तो बेहतर ढंग से समझ जाओगे। अभी के लिए क्या है कि जो आपके मोल का रेशियो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, वही रेशियो आपका किसका होता है? वॉल्यूम्स का भी होता है। तो समझना जरा, यहाँ पे रेशियो क्या है? 1:1 और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में ये है। तो ये देखो कैसा रेशियो है जो इन्होंने बात करी है। क्या बात करी है कि यहाँ पर सिंपल रेशियो होना चाहिए। तो देखो सिंपल रेशियो है कि नहीं। और भी कोई आप रिएक्शन ले सकते हैं। एक रिएक्शन में और ले रहा हूँ आपको समझने के लिए। नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस मिलके आपकी अमोनिया गैस बनाती है। अब यहाँ पे आप समझना, देखना जरा, यहाँ पे इनका जो वॉल्यूम है ये देखो 1 है, ये बैलेंस नहीं, बैलेंस कर लेते हैं। तो 1, 3 और 2 का रेशियो है, जो कि एक सिंपल होल नंबर का रेशियो है बेटा। तो देखो यही आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। और भी कोई भी रिएक्शन हो तो आप उसमें इस बात को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। तो शायद ये लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अवोगाद्रो लॉ के बारे में 2-3 बातें समझना, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले इनके लॉ को समझने के लिए। जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें मेथेन गैस है, मेथेन गैस, और मेथेन गैस आपकी मेथेन गैस है, और इसका वैल्यूम मैंने 11.2 लीटर लिया इस कंटेनर का। टेम्परेचर लिया 30 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लिया 1 atm। ठीक। एक और कंटेनर है हमारे पास, ये है, इसमें मान लो NH3 गैस है, लेकिन हमने टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम वही रखा जो हमने पहले कंटेनर का। तो अमोनिया वाले कंटेनर का भी मान लो 11.2 लीटर रखा। टेम्परेचर क्या रखा? 30 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm। एक और कंटेनर है, मान लो तीसरा कंटेनर है, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन गैस ली और ऑक्सीजन गैस का भी वैल्यूम हमने 11.2 लीटर रखा और टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रखा, उतना ही जितना इसका है, प्रेशर इतना। तो इनका लॉ ये कहता है
इनका लॉ ये कहता है कि चाहे जितने भी गैसें हों, उनका नेचर चाहे अलग हो, चाहे मेथेन हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन होती, चाहे नाइट्रोजन होती, तो इनका लॉ ये कहता है कि चाहे जितनी भी गैसें हों, अगर उन सभी गैसों का इक्वल वैल्यूम्स लिया गया है, जैसे यहाँ देखो इक्वल वैल्यूम है सबका, और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखे हैं, तो देखो कितनी कमाल की बात इन्होंने बोली कि अगर सभी गैसें हैं, कितनी भी गैसें हों, सॉरी सभी गैसें नहीं, कितनी भी गैसें हों, इक्वल वैल्यूम की हों और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हों, तो जितने मॉलिक्यूल इसके अंदर होंगे उतने ही इसके अंदर होंगे। मान लो इसके अंदर मॉलिक्यूल 10 लाख हैं, तो यहाँ भी 10 लाख होंगे, यहाँ भी 10 लाख होंगे। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि मेथेन है कि अमोनिया है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो देखो जरा इनका लॉ क्या है, इक्वल वैल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वैल्यूम हो ऑल गैसेस का, देखो सबका इक्वल वैल्यूम है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर भी दिख रहा होगा, हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो बात आपको समझ में आई। अगर जैसे यही एग्जाम्पल है और आपसे ये बोल दिया जाए बेटा, आपसे ये बोल दिया जाए कि इसमें मान लो मैंने बोला कि 1000 मॉलिक्यूल है, तो इसमें भी मॉलिक्यूल 1000 होंगे, उसमें भी होंगे। आपको ये बात समझ में आ गई। तो ये लॉ इसके बारे में है, आप ये बात समझ लो अच्छे से। तो चलिए लॉ आपका क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हम लोग। आगे है क्वेश्चन, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर का है, इक्वल वैल्यूम ऑफ टू गैसेस कैन हैव सेम नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ एटम, या यहाँ पे मॉलिक्यूल भी लिखा हो सकता है, चलो मैं मॉलिक्यूल कह देता हूँ तो ज़्यादा आपको सही समझ में आएगा, मॉलिक्यूल्स। तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एस, और ये लॉ किसका है, अवोगाद्रो का ये लॉ है। तो ये भी आपका हो गया। आगे बढ़ते। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मोलर मास से रिलेटेड है। पहले मैं आपको मोलर मास सिखा दूं, होता क्या एक्चुअल में मोलर मास। मोलर मास एक्चुअल में क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड is called molar mass और molecular mass, या फिर हम कभी कभी इसको मोलिकुलर वेट भी बोलते हैं बेटा। तो इसमें कीवर्ड देखो क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा। कीवर्ड ये है 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। अगर 1 मोल कंपाउंड का जो मास होगा उसको क्या कहेंगे बेटा, मोलर मास कहेंगे, या इसी का दूसरा नाम है मॉलिकुलर मास, या इसी का और नाम है मॉलिकुलर वेट। जैसे हम एक बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। मैं बात कर रहा हूँ 1 मोल ऑफ CO2 गैस की, तो इसका मोलर मास क्या होगा। बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है। तो देखो 1 मोल लिया, तो इसका मतलब 1 इंटू CO2 लिखोगे, तो ये 1 मोल ऑफ CO2 है। देखो कंपाउंड के पहले जो कोएफिशिएंट लगा होता है वो मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो अगर यहाँ पर 1 CO2 लिखा है, इसका मतलब 1 मोल CO2 है। और अच्छा एक बात बता दें कि मान लो यहाँ पे ये लिखा होता 2 CO2, तो इसका मतलब 2 मोल CO2 है। अगर यहाँ पे 3 CO2 लिखा होता है, इसका मतलब 3 मोल CO2 है। तो हम तो मोलर मास पढ़ रहे हैं, बस ये समझाने के लिए कि इसको मोल कहते हैं, इस कोएफिशिएंट को जो शुरू में लगा होता है। तो यहाँ पे समझते हैं। अच्छा, इसका 1 मोल का मास निकालते हैं। तो देखो किसी भी कंपाउंड का जब हम लोग मोलर मास निकालते हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट एटम के टोटल मास को ऐड करना होता है। सीधी सी बात है, टोटल मास जब एटम के ऐड करोगे तभी तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मास आएगा, है ना बात। तो ये समझो आप।
कार्बन का क्या होता है एटॉमिक मास 12 होता है बेटा। ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो ये कितना हो गया 12 प्लस 32, टोटल ऐड करोगे क्या आएगा बेटा 44 आपका आएगा। तो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सुक्रोज। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। अगर हमें सुक्रोज का मोलर मास बताना है, मोलर मास, समझिएगा, तो यहाँ पे कार्बन 12 है, एक कार्बन का मास 12 होता है तो 12 इंटू 12 हो गया। हाइड्रोजन का जिन बच्चों को ना पता हो समझ लो, एटॉमिक मास भी 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है हाइड्रोजन का। और इस तरह के हाइड्रोजन को हम लोग प्रोटियम बोलते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ये आप लोगों ने शायद 9th में पढ़ा होगा। तो देखो ये आपका हाइड्रोजन के बारे में आइसोटोप्स थोड़ा जान भी लेना, पढ़ भी लेना। तो यहाँ पे 22 इंटू 1 ये हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन 22 है। ऑक्सीजन का 16 होता है। अब देखो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जब सब कुछ ऐड करोगे तो 342 आएगा। और एटॉमिक मास की यूनिट AMU होती है, ये ध्यान रखना। और मॉलिकुलर मास को भी AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? तो AMU के बारे में थोड़ा सा भी मैं आपको बता भी देता हूँ। तो इसका आंसर आएगा 342 AMU। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। आफ्टर कैलकुलेशन आप इसको देख सकते हो। और ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ये बात आपको दिख गई होगी, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। समझना जरा, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, जैसे NaCl आयनिक कंपाउंड है तो उसके मॉलिकुलर मास को ही फॉर्मूला मास कहते हैं। और इसके बारे में NCERT में दिया भी गया है डिटेल में, आप NCERT से और डिटेल जान सकते हो। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला मास निकाला जाए, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, तो देखो NaCl का फॉर्मूला मास क्या होगा। अभी बोला फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास उसको कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड अगर है तो उसी के मॉलिकुलर मास को ही क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मूला मास। तो सोडियम का क्या होता है, निकाल लो मॉलिकुलर मास, या इसी को मोलर मास कहते हैं। तो सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5। अब आप इसको ऐड कर सकते हो, ऐड करोगे तो क्या आएगा 58.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर कौन सा बनेगा 58.5, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बनेगा, देख लो आप 58.5, ये आपका डी ऑप्शन AMU। थोड़ा सा AMU के बारे में बात कर लेते हैं। जो AMU होता है 1 AMU, उसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होती है 1 AMU की वैल्यू। और जितने भी आपके मॉलिकुलर मास है उनको AMU में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और AMU को आजकल सॉल्ट में जो NCERT में लिखा है U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। U का मतलब होता है, NCERT ने बताया है, यूनिफाइड मास। क्या मतलब होता है बेटा, यूनिफाइड मास। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, AMU के बारे में और थोड़ा सा चर्चा बाद में की जाएगी। अब है देखो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, या व्हाट इज द मोल। बहुत इंतजार रहता है बच्चों को मोल समझने का, उनको रहता है अरे बहुत टफ टॉपिक है। मोल कॉन्सेप्ट को आपको मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट को। आज वो दिन आ गया है कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ने वाला।
तो देखो मोल होता है क्या समझना, मोल जस्ट अ नंबर है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 1 दर्जन सेब कितने के बराबर होंगे, तो आप कहोगे 12 के। मैं आपको बोलूं 1 दर्जन टॉफियाँ, तो आप बोलोगे 12 के। मैं आपको बोलूं 1 दर्जन पेन, तो आप बोलोगे 12 पेन। इसका मतलब दर्जन का मतलब होता है 12। अब चाहे आप सेब बोलो, चाहे पेन बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, वो 12 ही होंगे। क्लियर है। तो पहली बात तो मोल के बारे में आप फिजिक्स में भी थोड़ा समझते हो, ये 7 फंडामेंटल यूनिट में होती है। 7 फंडामेंटल यूनिट में से एक यूनिट मोल भी होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये फिजिक्स में आप पढ़ते हो। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ग्राम में भी कैलकुलेट होता है, केजी में भी होता है, और एक और यूनिट होती है मोल। लेकिन 1 मोल इक्वल्स टू एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे 1 दर्जन बराबर 12 होता है, वैसे 1 मोल कुछ भी लोगे तो एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये इसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, एनी स्पीसीज का मतलब है चाहे एटम लो, चाहे मॉलिक्यूल लो, चाहे कंपाउंड लो, चाहे कैटायन लो, चाहे एनायन लो, चाहे रेडिकल लो, कंटेंस क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। ये एंटिटीज वर्ड का क्या मतलब है, एंटिटीज वर्ड का मतलब ये है कि जो आपने लिया होगा। मान लो आपने कैटायन लिया तो इतने कैटायन मिलेंगे, आपने एनायन लिया इतने एनायन मिलेंगे, इतने अगर आपने एटम लिया तो इतने एटम मिलेंगे, मॉलिक्यूल लिया तो मॉलिक्यूल मिलेंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, किसी किसी बुक में यहाँ पर 3 लिखा होता है, तो देखो बेटा वो रॉन्ग नहीं है। ये देखो 0 के बाद देखो पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद 0 है, फिर 2 है, और यहाँ 3 भी लिखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ जाता वैल्यू में, है ना। वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लिखा है, फिर कोई डिजिट है, पॉइंट के बाद 0 का मतलब ऑलमोस्ट बाकी की चीजें 0 ही हैं। तो आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आई होगी। देखते हैं जरा। 1 मोल इज एन यूनिट टू मेजर अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ एंटिटीज, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो लार्ज नंबर ही है 10⁻23, सच दैट 1 मोल ऑफ एन आइटम्स कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। कोई भी आइटम बोल सकते हो या स्पीसीज बोल सकते हो, स्पीसीज वर्ड ज़्यादा सही है। अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, सुनना जरा। ये जो नंबर है ना, ये जो डिजिट दिख रही है, इसी डिजिट को बोला जाता है अवोगाद्रो नंबर। Na से रिप्रेजेंट करते हैं ये जो डिजिट दिख रही है। तो अवोगाद्रो नंबर इज अनदर नंबर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज। इट्स वैल्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ एंटिटीज ऑफ एन आइटम प्रेजेंट इन अ 1 मोल ऑफ दैट आइटम। और यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल, दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई Na। अब देखो वही एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पीपीटी में दिख रहे हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि जैसे 1 किलो चॉकलेट है, तो 1 kg का मतलब होता है 10⁻3 चॉकलेट है। तो यहाँ पर अगर हम Na चॉकलेट की बात करें तो यहाँ अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड हुआ है। पीपीटी में ये चीज़ मैं इरेज कर देता हूँ, ये चीज़ ज़्यादा आपके मतलब की नहीं है, कुछ पीपीटी में ज़्यादा कंटेंट हो गया है, तो इसको चलिए हट नहीं रहा, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है। अवोगाद्रो नंबर डज नॉट हैव यूनिट, यूनिट नहीं हो सकती। नंबर की क्या यूनिट होती है, कोई यूनिट नहीं होती। मोल इज जस्ट अ नंबर एंड डज नॉट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो मोल एक आपका नंबर है, जैसे दर्जन भी नंबर है। द वैल्यू ऑफ Na ये होती है अप्रॉक्स, वही लिखी है पहले भी। तो आई थिंक मोल के बारे में इतना डिस्कशन पर्याप्त है, आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी।
चलिए आगे। अब देखो यहाँ पे कुछ बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा जिनके थ्रू आपको ये बातें समझनी है। समझना जरा। पहली बात, फर्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज contains 6.022 into 10 की पावर 23 एंटिटीज। जो आपको अभी बोला है 1 मोल कोई भी स्पीसीज हो उसमें इतनी एंटिटीज होंगी, ये बात आप पहले भी समझ चुके हैं। और हम लोग कुछ समझते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 मोल ऑफ एनी गैस, ये ओनली एंड ओनली पॉइंट गैस के बारे में अंडरलाइन कर दिया है। 1 मोल ऑफ एनी गैस contains 22.4 लीटर ऑफ गैस, और 22.4 लीटर ऑफ गैस है एट एसटीपी। एसटीपी पर ये बात लागू होती है। 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन्स 22.4 लीटर ऑफ गैस। ये आप देखो, तब तक कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझो, मैं आपको 1 मिनट बाद पढ़ा रहा हूँ।